नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। चलिए इस बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं अभय चौटाला के पास, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा प्रदेश जो है एनसीआर के साथ जुड़ा होने के बावजूद भी हम आज बचे हुए हैं। दिल्ली के साथ चारों तरफ हम बैठे हैं, उसके बाद भी हमारी संख्या कम है। इसके लिए सबसे बड़ी बधाई के पात्र तो वो लोग हैं। उसके साथ साथ हमारी जो पुलिस फोर्स है, जिसने समय समय पे लोगों की हेल्प करने का काम किया है, वो भी बधाई के पात्र हैं। उसके बाद जो जिम्मेवारी आप लोग निभा रहे हो, जिस ढंग से आज इस कोरोना की महामारी की आड़ में सरकार लोगों के सामने रोज नई नई परेशानियां खड़ी करने का काम कर रही है, और आप उन सब परेशानियों को उजागर करके सरकार को कहीं ना कहीं चेताने का काम कर रहे हो, उसके लिए आप भी बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। आज मैं भी आपसे इसी सिलसिले में मिलने के लिए आया हूँ। पिछले कुछ दिन से अखबारों में अलग अलग तरह के बयान बहुत सारे लोगों के आए। सरकार की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। मुख्यमंत्री ने हमारे साथ जब कॉन्फ्रेंस करी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब करी, उसमें बड़े दावे किए थे और कहा था कि हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, और ये भी कहा था कि जहाँ एक एक दाना खरीदेंगे वहाँ किसान को वक्त के ऊपर पेमेंट भी करेंगे। पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक मंत्री को अधिकृत किया गया होगा, जिसने आकर के आप लोगों के बीच में बैठ करके ये कहा था कि जब तक गोदाम में किसान की फसल नहीं जाएगी तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। जो नियम है, कानून है, कायदे हैं, शायद ये लोग जो है उन बातों से या तो अनजान है या ये कहीं लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग बोर्ड के जो बोर्ड का एक्ट बना हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसान की फसल जब सरकार खरीदेगा तो 72 घंटे के अंदर अंदर उस किसान को उसकी पेमेंट करनी होगी। अब तक प्रदेश के किसान को 25 तारीख तक जो फसल खरीदी गई, अप्रैल तक, केवल उसकी पेमेंट हुई है। उसकी भी पूरी पेमेंट नहीं की गई है। उसकी पेमेंट में भी बहुत तरह की रुकावटें पैदा की गई है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। जहाँ 14,500 करोड़ रुपए की पेमेंट किसान को 72 घंटे के अंदर अंदर मिलनी चाहिए थी फसल की, आज सरसों जिस किसान से दिए उससे भी खरीद के पैसे उसको दिए नहीं गए। गेहूं का किसान जो है आज चिंता करता है इस बात की कि मुझे शायद लगता है कि अब की बार मेरी फसल की मुझे पेमेंट भी ना मिले। सरकार दावे तो चना खरीदने की भी करती थी, चने की मंडियां भी बनाई गई, लेकिन एक चने का दाना आज तक सरकार ने किसी मंडी में किसान का नहीं खरीदा। कल मुझे इस बात की जानकारी दी गई, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो राजस्थान के साथ लगती हुई है, और चने की बहुत बड़ी खेती करने वाले लोग हैं। वहां 4 मंडियां बनाई गई चने की। किसान मंडियों में अपना चना लेकर के गया, सारा दिन ट्राली लेकर के वहां खड़ा रहा, और उसका चना खरीदने की बजाय उसको ये कह दिया कि तो अपनी ट्रालियां वापस ले जा, सरकार का आदेश पता नहीं कब आएगा, फिर देखेंगे। फिर मंडियों की स्थापना क्यों की गई? क्यों उस किसान को मैसेज भेजा गया कि तुम चना लेकर के आओ? आज ऐसी हालत है, किसान अपने आप को सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
दावे बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत में तो आज तक किसान के खाते में 1/3 पैसा बिजली गया। बड़ी हैरानी की बात है, सरकार ने आजकल एक नया अपना स्पोक्समैन पकड़ रखा है, तो कहता तो ये कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएं। जो किसान हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन हालत विचारों की ऐसी है कि किसान खेत में किस चीज की पैदावार करता है, कैसे उसकी फसल बिकती है, कैसे उसको तैयार करता है, उसका भी ज्ञान नहीं है। लगातार कुछ दिन से एक बार में देख रहा था, कह रहे थे कि मेरे पास एक निर्मल सिंह नाम के किसान का मैसेज आया कि उसकी फसल खरीद ली गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस निर्मल सिंह को जानते हो क्या? क्या इस प्रदेश में एक ही निर्मल सिंह है किसान जो है? बाकी तो मुझे लगता है कोई खेती करने वाला है ही नहीं। आप में से किसी साथी को उस निर्मल सिंह की जानकारी है कि नहीं है? आपने पता करना चाहिए था, ये आपसे चूक होगी एक। आपने तो नहीं पता किया, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के थोड़ी सी ये थी कि इस निर्मल सिंह का पता तो करे, कौन है, कहां से आ गया जो अकेला ही खेती करने वाला इस प्रदेश में। ये निर्मल सिंह कोई और नहीं है, ये दुष्यंत का पीएसओ है। वो स्वयं निर्मल सिंह के किसी दूसरे किसान का नाम भी नहीं जानता, इसलिए बारी बारी एक ही नाम रिपीट करता है, निर्मल सिंह। सरकार क्योंकि अच्छी तरह से इस बात को समझती है कि तुम फंस करके खड़े हो जाओ, इसलिए ऐसे लोगों को टीवी के सामने खड़ा कर देते हैं जिनको किसी बात की जानकारी नहीं, जिनको कागज अधिकारी लिख करके देते हैं, वो पढ़ करके बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से आज एक बात कहने आया हूं सरकार, अगर 1 तारीख तक किसान की एक रुपये किसान के खाते में नहीं गई, तो 2 तारीख को सरकार के खिलाफ किसान का पैसा उसको मिले, इसके लिए धरने पे बैठ जाऊंगा। और अकेला नहीं बैठूंगा, हजारों किसानों को अपने साथ लेकर के धरने पे बैठ करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि किसान का पैसा एक पाई उसके खाते में आए। होना तो ये चाहिए कि जिस किसान की पेमेंट 72 घंटे के बाद उसको नहीं मिली, सरकार को उसको ब्याज के साथ उसका पैसा देना चाहिए। उसको तो ब्याज के साथ पैसा नहीं दे रहे, लेकिन उसके जो खाते का पैसा है, आज सरकारी अधिकारी, राजनीतिक लोग मिलकर के उसका ब्याज खाने का काम कर रहे हैं। आप अगर जो सरकार ने फैसला किया है पेमेंट करने का, जो तरीका अपनाया है, उसको अगर आप गहराई से जाकर के देखोगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। न्यूडल बैंक एक बनाया गया है, HDFC, 7 प्राइवेट बैंक रखे और HDFC के माध्यम से सारी पेमेंट की बात है। HDFC में कौन अधिकारी है, आप इस बात की जानकारी लो, किस सीनियर अफसर्स की, उस बैंक में कितनी बड़ी पहुंच है, इस बात का आप पता करो। आपको सारी तस्वीर अपने आप सामने आ जाएगी। ये बहुत बड़ा खेल है। ये बैंक के जो लोग हैं, प्राइवेट बैंक वाले,
ये क्या करते हैं, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग उन अधिकारियों को पकड़ते हैं जिनकी पहुंच बड़ी होती है, और उनके किसी फैमिली मेंबर को सीनियर अफसर के पद पे लगा देते हैं, चाहे उसकी बैंकिंग सर्विस है कि नहीं है, चाहे बैंक के बारे में वो जानता है कि नहीं जानता, लेकिन उसके फैमिली के मेंबर को पकड़ लेते हैं जो उसकी कमजोर कड़ी होती है, और उसके माध्यम से फिर सरकार के अंदर इस किस्म की फाइल मूव करवाते हैं कि उस पर फिर सब जगह से लिखा जाता है कि हाँ ये ठीक है, इस बार इस बैंक के माध्यम से हमें पेमेंट करनी चाहिए, और फिर वो बैंक जो उस पैसे को रोक करके जो हजारों करोड़ रुपए है उसमें अगर मान लो, मैं नहीं कहता कि 1% कोई ब्याज मिलता हो, अगर 0.05% ब्याज उसमें मिल रहा है तो भी आप उसका 1 महीने का अगर वो पैसे का ब्याज देखोगे वो सैकड़ों करोड़ में बदल जाता है। ये खेल है, एक सोची समझी चाल है कि किसान का पैसा रोक लिया जाए और बैंक से कमीशन के रूप में मोटा पैसा ले लिया जाए। आज तो मैं आपके जुम्मे छोड़ करके जाता हूं कि आप इस बात की जानकारी लें। मुझे तो पूर्ण जानकारी है कि कौन कौन अफसर इसमें शामिल है। मैं चाहूंगा कि आपकी कलम से अगर उनके बारे में लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो समय आने पे विधानसभा का जब सत्र होगा, मुझे जब समय बोलने का होगा, तब उन अधिकारियों की पोल खोलने का काम करूंगा सदन के लिए। तब सरकार की इस बेकायदगी को उजागर करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे से पहले जानकारी जुटाएंगे। जानकारी ये भी मिली है सर, जैसे HDFC में आपने HDFC का जिक्र किया, एग्जिस्टिंग जिस बैंक में अकाउंट है उसका जो परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, HDFC में कम मिल रहा है, लेकिन इसके लिए भी दबाव बनाया जा रहा है, अकाउंट खोला जा रहा है। HDFC बैंक से जो अकाउंट्स खोलने की बात की जा रही है उसमें केवल एक मकसद है जो मैंने आपको बताया। आप उसकी जानकारी लोगे तो आपको सारी तस्वीर अपने आप सामने आ जाएगी। एक और बयान मैंने आज पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि किसान को जो केंद्र की सरकार की तरफ से जो है लस्टर लॉस के बारे में, बड़ी हैरानी की बात है। ये सत्ता में बैठे लोग, इनको ये पता नहीं कि लस्टर लॉस का पैसा जो है कौन देगा। ये तो किसान से ले रहे थे। जो पेमेंट पहले वाली हुई है उसमें 14.5 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से किसान से इन्होंने काटा है। वो पाई भी किसान की वापस इनसे दिलवाने का काम करूंगा, वो भी इनको देना पड़ेगा। अब बयान देते हैं, सफाई देते हैं, कहते हैं हमने केंद्र की सरकार को लिखा है कि वो उस लस्टर लॉस के पैसे को माफ करने का काम करें, हमारी सिफारिश। मतलब कितना बड़ा झूठ बोलते हैं ये लोग। या तो झूठ बोलते हैं और या फिर इनको मेरी ख्याल जो अधिकारी लिख करके देते हैं बेचारे पढ़ करके बता देते हैं। मुझे हैरानी है कि ये किसान के घर में पैदा होने के बाद भी इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि सरकार किसान को कैसे लूटती है और हमारी क्या जिम्मेवारी है। 10% तक का जो पैसा है केंद्र की सरकार की तरफ से प्रदेश की सरकार के पास चिट्ठी है, और उस चिट्ठी के अंदर साफ लिखा हुआ है, हमारी सरकार के पास नहीं, जहाँ जहाँ गेहूँ की खरीद है, चाहे वो राजस्थान में है, पंजाब में है, जहाँ सरकार खरीद करती है केंद्र की, उस पर क्लियर कट है कि 10% तक तो एक पैसा ही किसान से ना लिया जाए, और अगर उस 10% से ज्यादा हो गया तो फिर वहां की सरकार बैन करेगी, ना कि किसान देगा। इन मूर्खों को इस बात का ज्ञान भी नहीं है। ये तो अपनी तरफ से आप जैसे साथियों को बुला लेते हैं। आप कम से कम उनसे पूछो तो सिर्फ वो चिट्ठी तो दिखा दो जो तुमने लिखी है, और जो केंद्र की सरकार से तुम्हारी सिफारिश मान करके चिट्ठी आई है, वो दोनों चिट्ठियां दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन चिट्ठी का तो खाता ही नहीं है।
ये तो केवल और केवल सारा दिन आप लोगों के सामने बैठ करके अपनी तस्वीर लोगों तक दिखाते हैं। एक चीफ मिनिस्टर तो इस काम में लगा हुआ है कि वो रोजाना अखबार में ऐड दे करके अपनी फोटो छपा करके प्रदेश की सरकार का पैसा जाया कर रहे हैं। दूसरा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो सारा दिन आप लोगों के बीच में बैठ करके सारा दिन झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर ये झूठ नहीं बोलते तो मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर को भी उसको भी दोनों को इस बात का चैलेंज करता हूं कि वो किसी चैनल पे कहीं सार्वजनिक जगह पे आकर इन सब बातों पे चर्चा कर ले ताकि इनकी अच्छी ढंग से पोल खुल जाए। मैं बहुत दिन से देख रहा था कि इस कोरोना की महामारी में सरकार जो है कोई अच्छे फैसले लेगी, लेकिन सरकार ने इस कोरोना की महामारी में लोगों के हितों के फैसले लेने की बजाय लोगों को कैसे लूटा जाए इसके ऊपर फैसले लेने का काम किया। एक इशू दारू का था, जो दारू दो जगह पकड़ी गई अलग अलग, पानीपत में पकड़ी गई, दूसरी आपके सोनीपत में। सोनीपत में जो दारू पकड़ी गई है उसके ऊपर उन्होंने एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी का नहीं किया। एसआईटी का गठन भी जानबूझ करके नहीं किया गया क्योंकि एसआईटी के पास बहुत सारी ताकतें हैं और एसआईटी में तीनों जो अफसर के नाम जिनके रखे जाते हैं वो तीनों इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जांच करते हैं और हो सकता है तीनों की कभी राय एक ना हो। इसलिए एसआईटी बनाई गई कि एक अधिकारी तो सरकार के दबाव में आकर के गलत फैसला ले सकता है, लेकिन दूसरा और तीसरा कहीं ना कहीं उसकी जमीर जाग जाए। एसआईटी का मतलब क्या है कि एक अधिकारी ने सरकार को रिपोर्ट देनी है तो उस अधिकारी को तो 100% सरकार दबा करके अपनी मर्जी की रिपोर्ट लेगा। दूसरा जो है, जिस भूपेंद्र सिंह से शराब पकड़ी गई थी, जिसके पास लाखों रुपया नगद पकड़ा गया था, अब तक सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई कहीं पे कि वो पैसा कहां से आया था, वो रिवॉल्वर और पिस्टल जो पकड़े गए थे वो कहां से आए, वो लाखों रुपए की शराब जो वहां से निकली थी वो कहां से आई। जो रोजाना लाखों रुपए की शराब, करोड़ों रुपए की शराब हमारे प्रदेश में शराब की फैक्ट्रियों से निकल करके आई, उनके परमिट कहां से इशू है। मतलब उन सब चीजों के ऊपर कैसे पर्दा डाला जाए उसके लिए भूपेंद्र सिंह नाम का जो व्यक्ति था, दैया जो था, कह दिया गया उसको हार्ट अटैक आ गया। नौजवान लड़का है, अगर कोई हार्ट अटैक आता तो फिर ये सिम्टम उसके पहले से होने चाहिए थे, फिर तो मेडिसिन पहले से जारी चालू होनी चाहिए थी। कोई हार्ट अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है उसको। उसको बीमार किया गया इसलिए कि जब उसने अपनी जबान खोलनी शुरू करी, जब उसने बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बताई, ये सब लोग इसमें शामिल हैं, इन सब लोगों ने मुझे हाथ अपनी कठपुतली बना रखा है, इन सबका पैसा मेरे पास है, इनका पैसा इनके पास जाता है हिस्से का, तब उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।